हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के अति महत्वपूर्ण सीरीज को देखेंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तरंग को ऊष्मीय ऊर्जा तरंग कहा जाता है? किस तरंग को ऊष्मीय ऊर्जा तरंग कहा जाता है, इसको बताना है दोस्तों। किस तरंग को ऊष्मीय ऊर्जा तरंग कहा जाता है? तो इसमें से अवरक्त तरंग को ऊष्मीय ऊर्जा तरंग कहा जाता है। अवरक्त तरंगें एक निश्चित तरंग या रंग के विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं जिन्हें अवरक्त कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूस शब्द। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है इसमें से ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। ड्यूस शब्द टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। और ड्यूस शब्द जो है दोस्तों, जब लॉन टेनिस के खेल में स्कोर बराबर होता है तो उसे ही ड्यूस शब्द कहा जाता है। ड्यूस शब्द में होता क्या है, यदि मान लीजिए लॉन टेनिस में 20-20 अंक दोनों प्राप्त किया, दोनों को जब बराबर अंक प्राप्त होता है तो उसी को ड्यूस शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए 20-21 से जीत हासिल नहीं होता है, बल्कि 20-21 के बाद एक और लगातार जीतना रहता है। जैसे 20-22 हो जाएगा 20 से, तो उसको जीत घोषित किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसी तरह बैडमिंटन में भी ड्यूस एक ट्राई शब्द है जो बराबर रहता है। तो इसमें लगातार खिलाड़ी को 2 अंक मतलब उछाल करना पड़ता है, तो उसी को ड्यूस कहा जाता है। और बैडमिंटन खिलाड़ी में एक खिलाड़ी होता है एक तरफ से और दूसरे तरफ से एक खिलाड़ी, और युगल में 2-2 खिलाड़ी दोनों तरफ से होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके लिए जो है दोस्तों लॉन टेनिस के लिए सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्लैम, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, शॉट, ड्रॉप शॉट, ग्रश कोट और बेस लाइन, ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है लॉन टेनिस से संबंधित। ये सब सभी शब्द है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्लैम, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, शॉट, ड्रॉप शॉट, ग्रास कोट और बेस लाइन, ये सभी शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था? राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया गया है? इस सब में से चुन बताना है। कौन होगा दोस्तों? तो खतौली का युद्ध। खतौली के युद्ध में राणा सांगा के द्वारा सल्तनत कालीन इब्राहिम लोदी शासक को हराया गया था। और खतौली का युद्ध हुआ कब था? तो 1517 ईस्वी में हुआ था। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा के द्वारा हराया गया था। इसके बाद जब इस युद्ध में हराया गया था इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी पुनः हमला किया था धौलपुर के पास। तो धौलपुर के पास पुनः हमला किया था, तो उसमें भी इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था दोस्तों। और ये भी जान लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 रहा है, और इसका लक्ष्य 2.1% था। विकास का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन 2.1 से बढ़कर इसका विकास दर 3.6% रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर मेन रूप से फोकस किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, कृषि पर मुख्य फोकस किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। हेरोल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था, तो इसको भी याद रखना है। इसी तरह से दूसरा पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, पहले भी बता चुके हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुछ महत्वपूर्ण बातें को हम लोग जान लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस
मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। कृषि एवं भारी उद्योग, और भारी उद्योग को मुख्य प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को मुख्य प्राथमिकता दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तो इसको भी याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, क्योंकि भारी उद्योग को उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया था। और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र लगा था ये ब्रिटेन में लगा था, और इसको ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। इसको भी याद रखना है दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को ब्रिटेन में। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र को छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र को छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, और इसे पूर्व सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। वहीं राउरकेला जो है उड़ीसा में, इसको जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में किसके सहयोग से लगाया गया था दोस्तों? तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1957 में हुआ था। इसको भी याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1957 में हुआ था। और इसी के समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी स्थापना हुआ था। तो इतना बात आपको याद रखना है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 है। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था। बोकारो इस्पात की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था। और ये जो बोकारो वाला जो था, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। इसको भी याद रखना है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। और ये जो है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। इस सबको याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग इसका पर डिस्कस कर दे रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या कहा जाता है? गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर वहीं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1969 से 1974 के बीच चला था, क्योंकि योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। बीच में युद्ध चल रहा था, यही कारण बीच में योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था 3 साल का। इसीलिए 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना चला था। और इसी के समय चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 20 जुलाई चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 20 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसको भी याद रखना है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 20 जुलाई 1969 को किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखना है। नारा दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसी के समय चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1971 को। और 6 दिसंबर को भारत सरकार अब मैत्री दिवस भी मनाता है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस भी 6 दिसंबर को मनाता है। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सभी जानकारी महत्वपूर्ण थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में स्थापित किया गया है दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसको बताना है दोस्तों। तो वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और एक वर्ष में, एक ईयर में ये 2 बार जारी किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट। तो चलिए इससे आरबीआई से संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। इसकी स्थापना हिल्टन यंग की कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। भारतीय मुद्रा और वित्त पर जो है रॉयल कमीशन की सिफारिश भी इसको कहा जाता है। हिल्टन यंग समिति जो है दोस्तों, इसी को रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ का शासन था तो हर चीज़ में रॉयल शब्द जोड़ा जाता था। तो रॉयल कमीशन भी उसी का नाम है, हिल्टन यंग समिति का ही। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लोग खाद के अपाचन से पीड़ित होते हैं, जब लोग खाद के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, आपको ये बताना है। जब लोग खाद के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल्टॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ये मृदु क्षारक है। अम्ल तो होगा नहीं, ये तो दोनों तो ऐसे ख़त्म हो गया, अम्ल तो होना नहीं है, तो इसमें मृदु क्षारक होगा, इसको याद रखना है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान भी पूछा जाता है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। pH मान इसका कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5, 10.5 इसका pH मान होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है दोस्तों जब लोग, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्त्र मार्क 1 बनाने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? क्योंकि ये 2971 करोड़ का समझौता हुआ है। ये 2971 करोड़ का समझौता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अस्त्र मार्क 1, इसको याद रखिए दोस्तों, इसको समझ लीजिए। तो अस्त्र मार्क 1 जो है दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल है। पहले तो ये जान लीजिए, एयर टू एयर मिसाइल है। ये जो बनेगा ये एयर टू एयर मिसाइल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हवा से हवा में मार करने वाला है ये अस्त्र मार्क 1। और इसके लिए जो है दोस्तों समझौता जो किया गया है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है रक्षा मंत्रालय के साथ अस्त्र मार्क 1 को निर्माण के लिए। और इसकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में हैदराबाद में है। इसको भी याद रखिएगा, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना 1970 में हुआ था। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष जो है दोस्तों और प्रबंध निदेशक कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र है। कौन इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है? कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कहता है राजेंद्र प्रसाद को
समर्पित स्मारक कौन है? आपको ये बताना है। ये राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक कौन है? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से हैं। बिहार के छपरा के जीरादेई में इनका जन्म हुआ है, इसको भी याद रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक है महाप्रयाण घाट। राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक कौन है दोस्तों? तो महाप्रयाण घाट है, याद रखिएगा। और संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं अस्थाई रूप से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं अभय घाट मोरारजी देसाई का स्मारक है। अभय घाट मोरारजी देसाई को समर्पित स्मारक है। वहीं समता स्थल जगजीवन राम और उदय भूमि KR नारायणन, उदय भूमि जो है दोस्तों KR नारायणन को समर्पित है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। परमाणु का एक अति सूक्ष्म भाग है, बताना है डैश परमाणु का एक अति सूक्ष्म भाग है जो अपने आप में एक अपर्याप्त वस्तु है। अपने आप में एक अपर्याप्त वस्तु है। परमाणु का एक अति सूक्ष्म भाग है जो अपने आप में एक अपर्याप्त वस्तु है, इसको बताना है। तो इसमें प्रोटॉन होगा दोस्तों। अपने आप में अपर्याप्त वस्तु कौन है? तो वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया है? प्रोटॉन का नाम तो रदरफोर्ड किया है। प्रोटॉन का नाम जो है रदरफोर्ड दिया है। वहीं प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है दोस्तों? तो गोल्डस्टीन किया है। इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन किया है। और प्रोटॉन जो है दोस्तों धनात्मक है, इसको भी याद रखना है। प्रोटॉन जो है धनात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया है, इसको भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया है और ये ऋणात्मक है। वहीं न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया है। न्यूट्रॉन खोज किसने किया है दोस्तों? तो चैडविक किया है, इसको भी याद रखिएगा। न्यूट्रॉन खोज चैडविक किया है और ये उदासीन है। ये कैसा है? उदासीन है, इसको भी याद रखिएगा। ये पॉजिटिव है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और इस चैनल को यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह का अगला सीरीज भी हम लाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।